हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। आज का जो अपना नया टॉपिक वर्णमाला से संबंधित है, यानी जो हिंदी का अपनी जो सीरीज चल रही थी जिसमें एक टॉपिक वर्णमाला अपना फिनिश हो गया, दूसरा टॉपिक जो लिया है अपने उसका नाम है समास। तो मैं आपका दोस्त कुलदीप द्विवेदी इस नई वीडियो के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं अपन अपना आज का पहला क्वेश्चन। जो अपना पहला क्वेश्चन है कि धनहीन में जो समास है वो कौन सा है। तो समास को बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको समास के बारे में बताते हैं कि समास क्या कहलाता है। यहाँ पर देखना, जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होते हैं उनसे मिलकर जो बना होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। क्या कहते हैं, समास। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा अगर अपन और अंदर देखें समास में, तो समास में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। यहाँ पर देखना जो समास पद, समस्त पद या सामासिक पद होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई उदाहरण लेते हैं, लंबोदर। उदाहरण क्या लिया है, लंबोदर। अब इसको जैसे ही अपन इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है, लंबा है जिसका उदर। तो जो लंबा है जिसका उदर ये है अपना समास विग्रह, और जो लंबोदर है ये है सामासिक पद या फिर जिसे बोलते हैं समस्त पद। यानी सीधी सी जो परिभाषा समास की बनती है कि समास विग्रह से समस्त पद में लाने की जो क्रिया होती है उसे समास कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको नाम क्या देते हैं अपन, समास। भाई क्या कहलाता है, समास। अब समास के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है सबसे पहले अपन ये देखते हैं। तो अपन देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, अपने आप सीधा डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जाओगे, सही आंसर पर। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, धनहीन में समास है। तो पहले अपन इसे समास विग्रह करेंगे। तो धनहीन में जो समास है पहले समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, धन से हीन। क्या होता है, धन से हीन। अब यहाँ पर देखना आपको थोड़ा सा हमने आपको एक समास पढ़ाया था जिसका नाम क्या है, तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6। कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, 6 भेद। जिसमें से एक कौन सा भेद देखा था, कर्म। एक कौन सा देखा था, करण। एक कौन सा देखा था, संप्रदान भेद। एक कौन सा देखा था, अधिकरण। एक कौन सा देखा था, संबंध। और एक कौन सा देखा था, अपादान तत्पुरुष। कौन सा, तो ये तत्पुरुष समास की 6 भेद होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, धनहीन में समास है तो इसको समास विग्रह किया तो क्या हुआ, धन से हीन। क्या हुआ, धन से हीन। तो जिस भी समास में विभक्ति चिन्ह आ जाता है वो हमेशा कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो जो से होता है, का की में पर होता है, ये सब क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह। तो जैसे अपन ने से समास विग्रह किया तो क्या आया, से, और से क्या है अपना एक विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह लिख गया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो पहले से क्या करेंगे, समास विग्रह। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तुलसी के द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित या फिर तुलसी से रचित। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया के द्वारा आ जाए, चाहे क्या आ जाए, से आ जाए, ये अपने क्या कहलाते हैं, विभक्ति चिन्ह। क्या कहलाते हैं, विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह जिसमें भी नजर आता है हमेशा वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास। अब तत्पुरुष के अंदर भी कौन सा होता है, जी अपन आगे और क्वेश्चन होंगे उसमें देखते हैं। तो अभी पहली प्राथमिकता आप किस समास को देखोगे, तत्पुरुष समास। तो तुलसी के द्वारा या तुलसी से रचित जो भी लिखा गया है वो कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हस्तलिखित में कौन सा समास है। अब इसको जैसे ही अपन ने तोड़ा तो क्या बोल सकते हैं, हस्त से लिखित यानी हाथों के द्वारा लिखित। तो इसमें के द्वारा आ गया, फिर से द्वारा से नया क्वेश्चन, और से भी आ जाए तो हमेशा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। क्योंकि विभक्ति चिन्ह क्या आया इसमें, से या फिर के द्वारा। तो कोई भी विभक्ति चिन्ह आ जाएगा तो हमेशा समास कौन सा होगा, तत्पुरुष। तो और क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। यहाँ पर देखना, अब त्रिनेत्र का अर्थ क्या होता है, त्रि मतलब 3, मतलब 3 आंखों हैं जिसकी, अर्थात आप क्या बोल सकते हो, सिर्फ। तो दुनिया में कोई चीज एकमात्र है, एक लौती है या सर्वशक्तिमान है, तो उसमें हमेशा समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि। कौन होगा, हमेशा वह समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि। लेकिन थोड़ा सा अपन को ऑप्शन को देखकर चलना, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास ना हो तो फिर कहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, एक समास अपन ने पढ़ा था जिसका नाम क्या था, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। और द्विगु समास तक समास की जो विशेषता क्या होती है कि इसका जो पहला पद होता है वो किसको बताता है, संख्या को, और दूसरा पद किसको बताता है, संज्ञा और विशेषण को। अब संज्ञा विशेषण जी क्या होते हैं, तो इसके लिए अपन अलग से एक नई वीडियो बनाएंगे, वहां पर अपन अच्छे से समझेंगे। पहले अपन इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात सिर्फ। तो अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास होता तो करेक्ट आंसर क्या होता अपना, बहुब्रीहि। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में ना हो तो फिर आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, द्विगु समास। क्योंकि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक, वो कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति में कौन सा समास है। अब यहाँ पर देखना, थोड़ा सा समास वाले टॉपिक में अधिकांश क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको थोड़ी ऑप्शन की तरीके से इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है अपना, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में आपको क्या बताना है, कौन सा समास है। अब यहाँ पर देखना, अगर अपन राष्ट्रपति का समास विग्रह करें तो क्या होगा, राष्ट्र का पति, यानी अपने देश का, यानी जो राष्ट्र का पति होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रपति। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, का। और भी हमने आपको बताया था जब भी विभक्ति चिन्ह आ जाए तो वो हमेशा कौन सा समास होगा,
वो हमेशा कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? तत्पुरुष समास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। और जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं इनके लिए अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना है, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट का अगर अपन तोड़ें तो ये क्या होगा? भर अलग लिख सकते हो, पेट अलग लिख सकते हो। आपको हमने बताया कि जो उपसर्ग होता है तो उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे लिखे जाते हैं और प्रत्यय क्या लिखे जाते हैं? किसी भी शब्द के पीछे आते हैं। तो भर क्या एक उपसर्ग और ये किसी शब्द के आगे है, तो जब भी आपको किसी शब्द में उपसर्ग नजर आएगा लगा हुआ तो हमेशा वो समास होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। क्योंकि अव्ययी भाव का अर्थ, अव्यय का सीधा सा अर्थ होता है उपसर्ग। क्या होता है एक अर्थ इसका? उपसर्ग। या फिर एक और अर्थ होता है जिसे बोलते हैं आविकारी। अव्यय को क्या बोलते हैं? आविकारी। और आविकारी क्या कहलाता है? एक शब्द होता है विकार और एक होता है आविकार। वो अपना आविकार कौन सा कहलाता है? अव्यय। अब क्या होता है विकार, क्या होता है आविकारी। यहाँ पर देखना, अगर आप कोई शब्द लिखते हो और वह लिंग वचन या क्रिया के अनुसार बदल जाता है तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। और ऐसा शब्द जो लिंग वचन और क्रिया के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें कहते हैं आविकारी शब्द। जैसे अपन ने लिखा लड़के, क्या लिखा? लड़के। तो इसको आप वचन के अनुसार क्या बोल सकते हैं? लड़कियाँ। क्या बोल सकते हो? लड़कियाँ। तो जी क्या है? एक वचन या फिर बहुवचन। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं लड़के क्या है? पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग क्या होगी? लड़कियाँ। जैसे हमने यहाँ पर कुछ और लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा लड़के, जैसे हमने लिखा एक लड़का तो एक वचन, और यहीं पर लिख दिया लड़के तो बहुत सारे लड़के तो बहुवचन। मतलब जी लड़का एक शब्द है जो बदल रहा है वचन के अनुसार, तो लड़का क्या है? विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जो नहीं बदलते हैं तो उन्हें कहा जाता है आविकारी शब्द। जैसे अपन देखें आविकारी शब्द कौन से? जैसे हमने यहाँ पर लिखा आजन्म, क्या लिखा है? आजन्म। अब इसे ना तो आप लिंग के अनुसार बदल सकते ना ही वचन के अनुसार, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आविकारी शब्द। और जिसमें उपसर्ग लगा हो उन्हें भी क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास। तो इसमें उपसर्ग क्या है? आ, इसलिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अव्ययी भाव समास। और अपना क्वेश्चन क्या था? भरपेट। तो भर क्या है? एक उपसर्ग। तो जिसमें भी उपसर्ग लगा मिल जाए वो हमेशा कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जन्म में समास है। देखो अभी आपने चर्चा की थी, अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया था आ जन्म। तो जन्म अलग है और आज में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। और थोड़ा सा हम आपको उपसर्ग के बारे में बता दें, इसके बाद एक नई वीडियो हम आपको बताएंगे उपसर्ग पूरा लेकर आएंगे जिसमें आपको सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको उपसर्ग के बारे में बता दें। उप का जो अर्थ होता है वो होता है निकट या समीप, और सर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है रचना। यानी ऐसे शब्द, जैसे हमने यहाँ पर कोई शब्द लिखा, जैसे अभी जो उदाहरण में उसी को ले लेते, क्या लिखा है? जन्म। मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के समीप आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया जन्म, तो जन्म सीधी सी बात है, और इसके आगे हमने एक अलग से उपसर्ग लगा दिया बड़ा, तो अपने आप में ये क्या हो गया? शब्द परिवर्तनशील। क्या हो गया? आ जन्म। तो इसमें अब आप बताओगे आ जन्म में समास है तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। और जिसमें शब्द में उपसर्ग नजर आ जाए वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें बोला गया कि मंत्री परिषद में कौन सा समास है। तो पहले अपन ने सोचा कि किसी भी शब्द में समास तभी बता पाएंगे जब उसका हम क्या कर पाएंगे? समास विग्रह। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं मंत्री परिषद का। जैसे अपन ने समास विग्रह किया तो क्या लिखा है? मंत्रियों की परिषद या फिर मंत्री की परिषद। तो आपको क्या मिला? काकी के, और काकी के क्या होता है? एक विभक्ति चिन्ह। और जिस भी शब्द को समास विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह नजर आ जाता है तो उसमें हमेशा समास कौन सा होता है? तत्पुरुष। अब तत्पुरुष के अंदर भी कौन सा होता है? तो उसमें होता है संबंध तत्पुरुष। एक तत्पुरुष का भेद होता है कौन सा? संबंध। और संबंध किसको बताएगा? का, की, के, रा, जी, रे। जब भी इस तरह से आपको किसी भी शब्द को तोड़ने पर शब्द मिल जाएंगे तो वो कौन सा समास होगा? पहली प्राथमिकता किसे दोगे आप? तत्पुरुष। और तत्पुरुष के अंदर भी पूछे तो कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन नंबर डी का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है सीताराम में समास है। तो यहाँ पर देखना, अब आप सीताराम को कैसे लिखोगे? सीता और राम। यहाँ पर देखना, थोड़ा सा हम आपको बताएं, एक समास होता है जिसका नाम क्या है? द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, ये आपको कोई नहीं बताएंगे इनके प्रकार। एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, और एक जो तीसरा द्वंद्व समास होता है वो होता है समाहार द्वंद्व समास। अब यहाँ पर देखना, लेकिन सिर्फ इसमें द्वंद्व समास के प्रकार ना पूछ कर क्या पूछा? सिर्फ समास का नाम। तो यहाँ पर देखना, सीता क्या लिखते हो? डैश राम। तो जिस समास को तोड़ने पर उसके बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो उसमें हमेशा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा हम आपको इतरेत्तर के बारे में बता दें, तो संसार में अगर एक चीज होगी तो उसके साथ दूसरी चीज का होना भी जरूरी है। जैसे माता, तो माता होंगी तो अधिकांश कौन होंगे? उनके साथ पिता। तो माता पिता में पहली प्राथमिकता किसे दोगे? द्वंद्व समास। और द्वंद्व के अंदर भी देखें तो कौन सा होता है? इतरेत्तर द्वंद्व समास। जैसे अपन देखें रात, तो रात डैश दिन, तो जी हमेशा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। लेकिन द्वंद्व समास के अंदर भी देखें तो जी कौन सा होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। आप कैसे पहचानोगे वैकल्पिक? तो जिस भी शब्द को तोड़ने पर उन दोनों शब्दों में विलोम शब्द नजर आ जाए। कैसे? विलोम शब्द नजर आ जाए तो वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास। और द्वंद्व के अंदर भी कौन सा होता है? वैकल्पिक। अब यहाँ पर देखना, एक द्वंद्व समास का प्रकार होता है जिसका नाम है समाहार द्वंद्व समास। अब ये क्या कहलाता है? जैसे आप बोलते हो चाय माए, क्या बोलते हो? चाय माए। तो इस तरह से जो वगैरह या आदि शब्द प्रयोग होते हैं
वो किस समास में जाते हैं, द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास के अंदर भी कौन सा समास, समाहार द्वंद्व समास। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा आपको हम कम बता पा रहे हैं, लेकिन अगर अपन थोड़ा सा समय मिलेगा तो इन सभी समासों को विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीताराम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 10, मकर ध्वज में कौन सा समास है। यहाँ पर देखना, पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं मकर ध्वज किसे कहा जाता है। तो मकर ध्वज किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। किसका पर्यायवाची है, मकर ध्वज किसका पर्यायवाची है, तो किसका है, कामदेव का। अब यहाँ पर देखना, थोड़ा सा हम आपको बताएं, तो जो संसार में एकमात्र चीज होती है, इकलौती होती है, सर्वशक्तिमान होती है, तो उसमें हमेशा समास कौन सा होता है, बहुब्रीहि, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं हो, तो वह कौन सा समास होगा, हमेशा बहुब्रीहि। अब यहाँ पर देखना, कामदेव के समान कोई दूसरा है इस संसार में तो नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाघ देवी में कौन सा समास है। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा, बाघ देवी का अगर अपन समास विग्रह करें तो क्या होता है, बाघ प्लस देवी। क्या होता है, बाघ प्लस देवी। और बाघ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भाषा। क्या होता है, भाषा। भाषा की देवी किसे कहा जाता है, एकमात्र कौन है संसार में, सरस्वती। इनके समान कोई दूसरा है नहीं है, तो हमेशा कौन सा समास होगा, वो बहुब्रीहि समास। तो बाघ देवी में कौन सा समास, बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दोष मुक्त में समास है। अब यहाँ पर देखना, इसका समास विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा, दोष से मुक्त। अब देखो से क्या है, विभक्ति चिन्ह। अभी आपको हमने बताया था जब भी विभक्ति चिन्ह आएगा तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तो 12 का जो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर जो अगला है अपना वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो कौन सा है, 13 क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, आप लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वक्रतुंड। वक्रतुंड में कौन सा समास है। तो वक्रतुंड की अगर बात करें तो किसे बोला जाता है, गणेश जी को। और गणेश जी के समान कोई और दूसरा संसार में वक्रतुंड है नहीं है, इसलिए जो सर्वशक्तिमान होता है उसमें हमेशा समास कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 है, इसमें क्या है, कपीश्वर में समास है। कपीश्वर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखना, अगर अपन कपीश्वर की बात करें कि कपीश्वर में कौन सा समास है, तो इसको तोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, कपी के ईश्वर। किसके ईश्वर, कपी के ईश्वर। अब यहाँ पर देखना, अगर अपन कपी की बात करें तो कपी किसे कहा जाता है, बंदर। वो बंदर के जो ईश्वर हैं वो कौन है, दुनिया में एकमात्र कौन से हैं, हनुमान जी। इसके समान कोई है नहीं है, तो कोई सर्वशक्तिमान है, एकमात्र है, विशेष घटना है, तो हमेशा वह समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, कपीश्वर में कौन सा समास है। तो अभी अपन ने देखा था कपीश्वर में जो समास है वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास, मतलब कपी के ईश्वर यानी बंदर के जो भगवान है वो कौन है, हनुमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराज में कौन सा समास है। तो देवराज अगर अपन इसे तोड़ें तो क्या बोल सकते हैं, देवों के राजा। क्या बोल सकते हैं, देवों के राजा। तो देवों के राजा एकमात्र कौन है, इंद्र भगवान। दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो हमेशा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। मतलब सीधा सा एक कंसेप्ट आप बनाए रखना कि संसार में एकमात्र हो, विशेष घटना हो, सर्वशक्तिमान हो, तो हमेशा कौन सा समास होगा उसमें, बहुब्रीहि। और जितने भी भगवान के नाम आते हैं उनमें भी हमेशा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, मनोज में कौन सा समास है। अब ये थोड़ा सा आपको कठिन पड़ जाएगा। यहाँ पर देखना थोड़ा सा, अगर अपन मनोज की बात करें तो मनोज में जो आपको जा दिख रहा है, इस जा का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पन्न। क्या होता है, उत्पन्न, यानी जो मन से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, मनोज। क्या कहा जाता है, मनोज। और जो मन से उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा गया है, कामदेव। संसार में दूसरे कोई व्यक्ति नहीं है जो मन से क्या है उत्पन्न, सिर्फ कौन है, कामदेव। और कामदेव क्या है, भगवान। तो हमेशा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो अपना है क्या है, वज्रांग में समास है, यानी वज्र प्लस अंग में कौन सा समास है। तो वज्रांग किसका शरीर था, सिर्फ एकमात्र किसका था, हनुमान जी का। इसके समान और किसी का वज्रांग के समान नहीं कहा गया है, यानी हनुमान जी को ही क्या कहा गया है, वज्र के शरीर के समान उन्हें उपाधि दी गई है, इसलिए इसमें भी कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कि महात्मा में कौन सा समास है। अब यहाँ पर देखना, इसको अगर अपन यहाँ पर देखना, अगर अपन देखें कि महात्मा में कौन सा समास है तो थोड़ा सा ऐसे समास विग्रह करते हैं तभी अपन समास का नाम आराम से बता पाएंगे। तो क्या है, महान है जो आत्मा। क्या है, महान है जो आत्मा। अब यहाँ पर देखना, महान है जो आत्मा अर्थात कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता, बहुब्रीहि तो हो नहीं सकता है। अब महात्मा में कोई उपसर्ग नहीं है तो अव्ययभाव भी नहीं हो सकता है, विशेषता भी नहीं। यहाँ पर देखना, अगर अपन आगे देखें, अगर अपन इसे समास विग्रह किया तो इसमें कोई विभक्ति चिन्ह भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा बचा हुआ एक, तो कौन सा बचा हुआ, कर्मधारय है। तो कर्मधारय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय। कैसे है, तो यहाँ पर देखना, महान है जो आत्मा, मतलब आत्मा क्या बता रही है, उसकी क्या बता रही है, एक व्यक्ति की विशेषता। और व्यक्ति कौन है, महात्मा। तो किसी भी शब्द को जब अपन समास विग्रह करते हैं उसमें क्या बताई जाए, तुलना बताई जाए उस शब्द के बीच में, या फिर विशेषता बताई जाए, तो उसमें हमेशा जो समास होगा वो कौन सा होगा, कर्मधारय समास। कौन सा होगा, तो 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी से रचित, तो इसमें क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह आ जाए तो हमेशा समास कौन सा होगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, हस्तलिखित। हस्तलिखित में कौन सा समास है, मतलब हाथों के द्वारा लिखित या हाथों से लिखित, तो भी इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। त्रिनेत्र, कैसे नेत्र? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में समास है मतलब जिसमें 3 नेत्र होते हैं, अर्थात उन्हें क्या कहा गया? शिव जी। तो कौन सा होगा? बहुब्री। लेकिन इसमें बहुब्री ऑप्शन ना है तो फिर कहाँ पर जाएंगे? द्विगु में। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऐसा शब्द जो क्या बताए? संख्या को बता दे। किसको बता दे? संख्या को। पहला पद वो कौन सा कहलाता है? द्विगु समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है नाभिज में समाज है, नाभिज में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा अगर अपने विकसित करें, अभी आपको बताया था जा का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। यानी नाभि में कौन उत्पन्न हुआ है? तो एकमात्र कौन है इस संसार में? ब्रह्मा। कौन है? तो नाभि में उत्पन्न होने वाले एकमात्र संसार में कौन है? ब्रह्मा जी। कौन जी है? ब्रह्मा जी। इनके समान कोई नाभि में उत्पन्न हुआ है? नहीं हुआ है। तो एक समान है मतलब संसार में एकमात्र है, तो कौन सा समास होगा? हमेशा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवन सामग्री, तो हवन सामग्री में अगर अपन समास विग्रह करें तो हवन की सामग्री क्या हो सकती है? हवन की सामग्री या हवन के लिए सामग्री। तो यहाँ पर देखना क्या हो सकता है? हवन की सामग्री। तो की क्या है? विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह आएगा तो हमेशा आप समास कौन सा बताओगे? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखना समास का शाब्दिक अर्थ होता है। थोड़ा सा हमने आपको पहले ही बताया था समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अब कैसे होता है संक्षेप? यानी छोटा रूप। तो कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा लंबोदर, क्या लिखा? आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। क्या लिखा है जी? लंबोदर। या फिर आप कोई और उदाहरण देख लें, जैसे हमने क्या लिखा है? दशानन। क्या लिखा है? दशानन। तो इसको आप जब समास विग्रह करते हो तो क्या बोलते हैं? 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं जिसके आनंद। अर्थात दुनिया में एकमात्र कौन है? रावण। यहाँ पर देखना आपको हम समझा रहे हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप कैसे होता है। यहाँ पर देखना इसको जैसे अपन ने लिखा 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात क्या मिला? दशानन। यानी इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया होगा? दशानन या 10 हैं जिसके आनंद। मतलब कहने का मतलब है जो दशानन है वो क्या है? समस्त पद है। क्या है? समस्त पद। यानी इसका दूसरा नाम क्या है? समास। समस्त पद का दूसरा नाम क्या है? समास। तो एक क्या होता है? समास, और एक क्या होता है? समास विग्रह। तो दशानन का जैसे समास क्या है? दशानन, और इसका समास विग्रह क्या किया? 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं जिसके आनंद। तो एक ऐसी क्रिया जब समास विग्रह की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि समास विग्रह को जब समास में लाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? समस्त पद। तो समास या समस्त पद क्या है? दशानन, जो छोटा रूप है, और 10 हैं जिसके आनंद, ये थोड़ा विस्तार रूप हो गया। इसलिए समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप रूप। वहीं पर अपन देखें संधि पढ़ाया था, और संधि इसके बाद जो वीडियो लाएंगे अपन पूरे संधि देखेंगे, उसमें संधि का अर्थ क्या होता है? विस्तार। अब कैसे होता है जी हम आपको संधि वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना संधि का अर्थ क्या होता है? यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार। यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हो जोड़। और समास का सीधा सा अर्थ क्या होता है? घटाना। घटाना मतलब संक्षेप रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अगला। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराज में कौन सा समास है? क्या लिखा हुआ है? महाराज में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा इसे समास विग्रह करें। महान है जो राजा। तो राजा कैसा है? महान। तो राजा की क्या बताई जा रही है यहाँ पर? विशेषता। और जब भी विशेषता या तुलना बताई जाती है तो उसमें समास कौन सा होता है? कर्मधारय। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। महाकवि में कौन सा समास है? तो महाकवि मतलब महान है जो कवि। तो कवि की क्या बताई जा रही है यहाँ पर? विशेषता। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। जब भी विशेषता या तुलना बताई जाती है उस शब्द में तो हमेशा समास कौन सा होता है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधविश्वास में कौन सा समास है? यानी विश्वास है अंधा। तो अंधा की क्या बताई जा रही है यहाँ पर? विशेषता। कि अंधा कैसा है? मतलब अंधा है जो क्या है? विश्वास। तो अंधा की क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो भी यहाँ पर कौन सा समास होगा? हमेशा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है? यानी क्या बोल, इसका अपन समास विग्रह करें तो क्या बोल सकते हैं? नीली है जो गाय। तो गाय कैसी है? गाय आपने देखा होगा सिंपल तरीके से कैसी होती है? थोड़ी सी व्हाइट कलर की। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? नीलगाय, यानी नीली है जो क्या? गाय। यानी गाय क्या है? नीली। तो उसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो नीलगाय में भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिर्च, कौन सी मिर्च? काली मिर्च। काली मिर्च में कौन सा समास है? और ये पटवारी में कई बार पूछा गया है, कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो थोड़ा सा इसे अपन समास विग्रह करते हैं। क्या होगा? काली है जो मिर्च। अब यहाँ पर देखना काली है जो मिर्च। तो मिर्च की क्या बताई जा रही है? विशेषता। यानी जहाँ पर विशेष से विशेषण या उपमेय उपमान का आरोप किया जाता है या संबंध या ज्ञान की बात होती है वहाँ पर हमेशा समास कौन सा होगा? कर्मधारय। तो मिर्च कैसी है? काली। तो इसका भी कौन सा आंसर होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्ट धातु में कौन सा समास है? कौन सी धातु? अष्ट धातु। अब 8 क्या है? हमने ये बोला था जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, हमेशा उसमें समास कैसा होगा? द्विगु समास। कौन सा? तो अष्ट क्या है? 8। मतलब 8 धातुओं का क्या है? एक समूह। और साथ में वो क्या बताए? समूह का भी बोध कराई। और पहला पद किसको बता दे? संख्या को। तो उसमें समास कौन सा होगा? द्विगु समास। तो अष्ट धातु में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास? यानी कमल के समान क्या बताई जा रहे हैं? चरण। तो क्या बताई जा रही है? एक प्रकार से विशेषता। यानी तुलना की जा रही है। किसकी? चरण से। किससे की जा रही है? कमल से। तो जब भी तुलना हो या विशेषता हो तो हमेशा आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नवरात्र में कौन सा समास है, यानी नवरात्रि सीधा सा बोल सकती है, या फिर नवरात्र मतलब नौ क्या है, नौ एक क्या है संख्या, और रात्र क्या है रात, यानी 9 रातों का एक समूह। तो 9 रातों का समूह संख्या 9 मिल गई, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, समास। क्या कहलाता है, समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभी आपने देखा था संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विक्षेप। तो क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। अभी हमने आपको विस्तार से बताया था। विस्तार किसका होता है, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव समास कौन सा है, ग्राहगत। ऑप्शन ए ग्राहगत, ऑप्शन बी आचार कुल, ऑप्शन सी प्रतिदिन, या ऑप्शन डी कुमारी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना क्या होगा, प्रतिदिन। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखना, अभी हमने आपको बताया था अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें कोई भी उपसर्ग लगा हो तो उपसर्ग क्या होता है, प्रति। क्या होता है, प्रति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध होता है वह कौन सा समास कहलाता है। तो अभी बताया था जिसमें विशेषता बतलाई जाए या तुलना बताई जाती है वह समास कौन सा कहलाता है, कर्मधारय। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है, तो किसमें है, चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या माता पिता। तो पहले अपन वहाँ जाते हैं जहाँ पर ऑप्शन अपना गलत है। तो इसमें माता पिता कौन सा समास है, द्वंद्व। तो ये हो नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगर अपन चतुर्युगम की बात करें तो 4 युगों वाला, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसमें भी किसी प्रकार की क्या नहीं बताई जा रही है, विशेषता। चक्रपाणी मतलब हाथों में क्या है, चक्र। तो इसमें भी किसी प्रकार की विशेषता, यानी चक्रपाणी में क्या होगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि हाथों में चक्र किसके हैं, विष्णु जी। तो ऑप्शन कौन सा बचा अपना, ऑप्शन सी नीलोत्पलम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है अपना, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। अब क्यों होता है, तो यहाँ पर देखना, बहुब्रीहि एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान। अप्रधान को एक शब्द से और जाना जाता है, इसे गौण भी कहा जाता है। इसका जो सीधा सा अर्थ होता है अप्रधान या गौण का, कि अगर कोई शब्द होगा तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर देखना 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है प्रधान और एक क्या होता है, अप्रधान। मतलब ना तो प्रधान का, इसमें देखो प्रधान क्या होता है, जिस शब्द का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है वो प्रधान कहलाता है, और वह शब्द जो दुनिया में होता ही नहीं है, मतलब जिसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अप्रधान। तो बहुब्रीहि समास में जितने भी उदाहरण हैं वो अपने आप में एक सही अर्थ प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास के दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान। जिसकी महत्वपूर्ण योगदान होता है वो प्रधान कहलाता है, और जिसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है वो अप्रधान। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। यहाँ पर देखना, जितेंद्रिय की अगर अपन बात करें तो जितेंद्रिय को क्या कर सकते हैं, जित प्लस इंद्र, मतलब जिसने इंद्रियों पर क्या पाली हो, विजय, और एकमात्र वो क्या है, इंद्र। अब एकमात्र है इंद्र, तो कौन सा समास होगा, हमेशा डायरेक्ट अपन जाएंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवासुर में कौन सा समास है। तो आप सभी जानते हैं इसको अगर अपन समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देव प्लस असुर। अब देव प्लस असुर और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह, तो हमेशा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है, कौन सा है, देशांतर। तो इसको अपन ने तोड़ा तो क्या मिला, एक देश से दूसरे देश जाने वाले को क्या कहा जाता है, देशांतर। क्या कहा जाता है, एक देश से दूसरे देश को जाने वाले को क्या कहा जाता है, देशांतर। तो इसमें अगर अपन देखें तो द्विगु हो नहीं सकता, क्यों नहीं, क्योंकि इसे पहला पद क्या नहीं है, संख्यावाचक। दूसरा अपन देखें अगर आगे ऑप्शन तत्पुरुष, तो एक देश से दूसरे देश को जाने वाला, तो क्या मिला आपको, विभक्ति चिन्ह से मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ मतलब दीनों की जो नाथ है अर्थात ईश्वर, तो आप इसमें कौन सा डायरेक्ट लगा सकते हैं, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करती जाइए। इस तरह से और भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है। अब इसको जैसे ही आपने इसको समास विग्रह किया तो क्या मिलेगा, मुख के दर्शन। तो की आ गया, का आ गया, की आ गया, तो क्या है वो विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह जिसमें भी आता है वो कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष। तो मुख दर्शन में कौन सा समास, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अभी आपको मैंने बताया था बहुब्रीहि समास क्या होता है, दुनिया में एकमात्र हो, इकलौता हो, या फिर क्या हो, सर्वशक्तिमान हो। तो कौन सा कहलाता है, बहुब्रीहि। तो ऑप्शन ए क्या है, निस्दिन। तो निस्दिन में क्या नहीं है अपना, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर देखना ऑप्शन बी देखें, त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह। तो ये तो कौन सा हो गया, 3 आ गया, यानी द्विगु समास। तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें अपन, कौन सा है, पंचानन, मतलब 5 हैं जिसके आनंद किसके हैं, अर्थात किसके हो सकते हैं, शिव जी। तो एकमात्र इन्हीं के कितने आनंद है, 5, यानी 5 मुख। तो संसार में एकमात्र है, इसलिए इसमें कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन सी पंचानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निशाचर में कौन सा समास है। यहाँ पर देखना, तो निशाचर में अव्ययीभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि
इसमें उपसर्ग भी नहीं है। अगर अपन बात करें निशाचर का समास विग्रह तो क्या लिख सकते हैं, जो रात्रि में घूमते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, राक्षस। क्या कहा जाता है, यानी रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, एकमात्र राक्षस। और संसार में यही एकमात्र है जो रात में विचरण करते हैं और एकमात्र हैं, तो कौन सा समास होगा निशाचर में, बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है। चौ मतलब चार, तो चार रास्तों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, चौराहा। और पहला पद क्या है, संख्या, और दूसरा क्या बता रहा है, समूह का बोध करवा रहा है, तो हमेशा कौन सा समास होगा इसमें, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसमुख में कौन सा समास है। तो दसमुख की अगर अपन बात करें तो कर्मधारय, बहुब्रीहि, सी ऑप्शन है तत्पुरुष, और डी क्या है, द्विगु। अब यहाँ पर देखना, दसमुख मतलब 10 हैं जिसके मुख, अर्थात क्या बोल सकते हो, दशानन या फिर रावण, तो एकमात्र यही है संसार में, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है। यहाँ पर देखना, सु क्या है, एक उपसर्ग, सु क्या है, एक उपसर्ग। और हमने आपको बताया था किसी भी शब्द में अगर आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। लेकिन क्या है जी, अव्ययी भाव समास ना होकर कौन सा समास है, कर्मधारय। क्यों है, क्योंकि सु, जब भी आपको किसी शब्द में का, कु, सा, सु इत्यादि जो उपसर्ग नजर आ जाते हैं तो उसमें हमेशा जो समास होता है वो कौन सा होता है, कर्मधारय। और सा का या सु का जो अर्थ होता है वो होता है साथ, यानी पुरुष के साथ क्या कहलाता है, सापुरुष। तो इसमें हमेशा समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण और विशिष्ट के योग से कौन सा समास बनता है। अभी आपको बताया था, चाहे विशेषता बताए चाहे तुलना बताए, हमेशा कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, तो आपको द्विगु समास बताना है किस शब्द में है। आजीवन, इसमें कहीं आपको संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत। देखें ऑप्शन बी भूदान, तो भूदान में आपको कहीं संख्या नजर आ रही है, नहीं आ रही, तो ऑप्शन बी भी क्या है, गलत। अगर अपन ऑप्शन डी की बात करें तो पुरुष सिंह में कहीं संख्या नजर आ रही है, नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत। नेक्स्ट अगला ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में आपको क्या दिख रहा है, सप्ताह, जिसे क्या बोलते हो, 7 दिनों का समूह। तो 7 क्या एक संख्या, जब भी आगे आपको संख्या नजर आ जाए तो हमेशा कौन सा समास होगा, द्विगु। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर देखना, समानाधिकरण का अर्थ सीधा सा होता है विभक्ति चिन्ह से। काहे से, विभक्ति चिन्ह से। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है, अधिकांश तत्पुरुष में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखना, इस संसार में जो सबसे पहले समास थे उनकी संख्या कितनी थी, 4। कितनी थी, 4। वर्तमान में कितनी हो गई है समास की संख्या, 6। अब 6 कैसे हुई, तो एक समास था जिसमें से कौन सा था, द्वंद्व। एक कौन सा समास था जिसका नाम था क्या, अव्ययी भाव। और एक पहले प्राचीन समय में कौन सा था, बहुब्रीहि। और एक कौन सा था, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तो प्राचीन समय में समास की संख्या कितनी थी, 4। कितनी थी प्राचीन समय में समास की संख्या, यहाँ पर देखना, तो प्राचीन समय में जो समास की संख्या थी वो कितनी थी, 4। वर्तमान में 6 हो गई। यहाँ पर देखना 6 कैसे, तो यहाँ पर एक समास है जिसका नाम क्या है, तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास से कौन सा समास बना हुआ है, तो तत्पुरुष से मिलकर बना हुआ है कौन सा समास अपना, कर्मधारय समास। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कर्मधारय समास से मिलकर जो बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है अपना, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर देखना, समानाधिकरण कर्मधारय समास होगा तो किसके समान है वो, तत्पुरुष। किससे, तत्पुरुष। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस में सही सामासिक पद है। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी में आपको बताना है कि किसमें मुख्य रूप से समास बताया जा सकता है। तो यहाँ पर देखना, अगर अपन पुरुष धनवी की बात करें, ऑप्शन बी द्वारात्रि, ऑप्शन सी त्रिलोकी, या ऑप्शन डी मंत्री परिषद, तो इसमें जो सही शब्द है वो कौन सा है, त्रिलोकी। क्यों है, क्योंकि त्रि का अर्थ क्या होता है, 3, और लोक का अर्थ लोक। तो 3 लोगों का समूह, मतलब इसमें एक संख्या है 3 और लोक क्या बता रहा है उसका समूह। तो एक ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद समूह का बोध कराता है, उस समास को क्या कहा जाता है, द्विगु समास। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है, त्रिलोकी। और त्रिलोकी में कौन सा समास है, द्विगु समास। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। धन्यवाद।